हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रधान शिक्षक डीएलएड यूनिट नंबर 7 और इसका पार्ट नंबर आज होगा दोस्तों 4 नंबर पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है। आज आपका यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें आपका थ्योरी बाकी था, और इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर लास्ट में हम लोग लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहना है, काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां आपको थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों आप लोग को हम लेकर के चल रहे हैं यूनिट वाइज आपका। ठीक है, 6 यूनिट हो गया है, आज 7वां यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक यूनिट और बचेगा आपका 8वां यूनिट, वो भी आपका 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा होली से पहले। ठीक है, और सामान्य अध्ययन दोस्तों आप लोग को लगभग करवा दिया गया है, और जो बचा हुआ होगा वो भी आप लोग को पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू हो रही है प्रधान शिक्षक की। अभी पुराना वाला बैच चल रहा था, 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगी रात्रि में 9 बजे से, जिसमें डीएलएड और समान अध्ययन दोनों की क्लासें चलेगी। फी उसका है मात्र 399। जो न्यू टीचर हैं, जो हमारे यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, पुराने टीचर, उनका मात्र फी 201 रुपया लगेगा। ये नंबर आपको दिया गया है जहां आप ऑनलाइन पे करके जुड़ सकते हैं, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से। और जो भी पे करेंगे इस नंबर पे तो स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग, और उसके बाद इसका टेस्ट भी हम लोग लास्ट में लगाएंगे। तो ये सभी चीज आप लोग को करवा दिया गया था, और आगे हम चलते हैं। ये सब कल वाले क्लास में हो गया था। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या, ठीक है, ये भी आप लोग को हो गया था। शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा कैसे होगी, ये सारी चीजें आप लोग को करवा दिया गया था। अधिगम सख्तता भी हो गया था, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया, है ना। अधिगम सख्तता वाले छात्रों की पहचान कैसे करेंगे आप लोग को बता दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे यहां से कि भारतीय समाज में समावेशन एवं अपवर्जन में विशेष आवश्यकता वाले पिछड़े बालक। जी हाँ, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि भारतीय समाज में आखिर उनका समावेशन किस अनुसार से होनी चाहिए, और क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है। कह रहा है कि पिछड़े बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो अपनी समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं। यानी कि कोई 5 साल का सामान्य बच्चा है, और जो पिछड़ा बालक का बच्चा है, 5 साल का जितना बच्चा के पास बुद्धि होना चाहिए, जो पिछड़ा बालक है उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है ना। ऐसे बालक जो होते हैं वो मंद गति से सीखते हैं, यानी कि धीमी गति से सीखते हैं, और ऐसे बालक अपनी एकाग्रता अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं, है ना। अपनी एकाग्रता को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भूल जाते हैं दोस्तों। उनको कुछ भी सिखाया जाता है तो वो नहीं सीख पाते हैं, इसी को कहते हैं पिछड़े बालक। पिछड़ेपन के कारणों में मुख्य रूप से क्या दिक्कत होता है, तो पहला तो है कि शारीरिक कारण हो सकता है बच्चे में कुछ हो, दूसरा है कि मानसिक कारण कुछ हो सकता है बच्चों में, और तीसरा है सामाजिक कारण भी हो सकता है, और चौथा है आर्थिक कारण भी हो सकता है। तो ये 4 मुख्य कारण है जिससे बच्चे पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो अपनी समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं या उससे कम योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया वही चीज थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से समझा रहा है, उदाहरण से समझा रहा है कि आशीष जो है वो कक्षा 8 का छात्र है तथा उसकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। वही 16 वर्ष के छात्र लगभग 10वीं की परीक्षा पास कर चुके होते हैं। ऐसे में आशीष शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है ना।
क्योंकि ये अभी 8वीं का ही छात्र है और 16 साल में उम्र में बच्चा क्या हो जाता है, मैट्रिक पास हो जाता है। अभी ये मैट्रिक पास नहीं किया है, अभी ये 8वीं क्लास में ही है, यानी कि 2 से 3 साल ये क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है सामान्य बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको पिछड़े श्रेणी में हम लोग रखते हैं, है ना। कह रहा है कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनसे क्या अभिप्राय है, इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई है। कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि बर्ट, है ना। तो बर्ट के अनुसार आखिर पिछड़ा बालक क्या होता है, ये आपको याद रखना है। बर्टन के अनुसार, टीके ए मेनन के अनुसार, सोनल के अनुसार, है ना। तो कुछ मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पिछड़ापन क्या होता है। तो बर्ट साहब कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो गया, है ना। जैसे कि बच्चा 9th के क्लास में है और वो 8 के क्लास का भी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगा। अब अगला पॉइंट है बर्टन हॉल के अनुसार क्या है, तो कार्य सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से क्या होता है, कम होता है ना। जो स्वाभाविक उसकी योग्यता है दोस्तों, उससे शैक्षिक उपलब्धि क्या है, कम है। तो ये भी बालक को किस श्रेणी में रखेंगे, पिछड़े बालक की श्रेणी में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि टीके ए मेनन के अनुसार, अब टीके मेनन साहब क्या कह रहे हैं पिछड़े बालक के लिए, कह रहे हैं भारतीय परिस्थिति में पिछड़ा बच्चा वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो, है ना। औसत आयु कक्षा का मान लो 5 है, लेकिन इस बच्चे की आयु कितनी है, तो 6 इयर्स या फिर 7 इयर्स है, यानी कि इसका उम्र भी बड़ा है और पीछे के क्लास का भी इसको जानकारी नहीं है। तो इसको हम रखेंगे किस श्रेणी में, पिछड़े बालक की श्रेणी में। सोनल महोदय के अनुसार कह रहा है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अधिक शैक्षिक दुर्बलता का परिचय देता है, उसको हम लोग पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पिछड़े बालकों की आखिर विशेषताएं क्या होती है ना। बहुत सारी विशेषताएं होगी, जैसे कह रहा है कि पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं, आपको तो याद ही होना चाहिए, है ना। अब ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की क्या विशेषताएं हैं, आपको दिया हुआ रहेगा पिछड़े बालक मंद गति से सीखते हैं, पिछड़े बालक तेजी गति से सीखते हैं, है ना। तो पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं। इसकी तुलना में सामान्य बालक का अधिगम तीव्र होता है और क्या होता है, शीघ्र होता है। मतलब जो सामान्य बालक है वो जल्दी समझ जाता है ना। उसकी अधिगम सीखने की जो क्षमता है वो क्या होती है, काफी तीव्र होती है। इस दोष के कारण बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है ना। जो सामान्य बालक है उसके साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है, उसके साथ मतलब कि कदम से कदम मिला करके वो नहीं चल पाता है ना। तो उसको हम रखते हैं किस श्रेणी में, पिछड़े बालक की श्रेणी में। उनके साथ कार्य करने में पिछड़े बालक असुविधा महसूस करते हैं। आगे है कि अपनी आयु के वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफी पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि ऐसे बालक एक ही कक्षा में कई साल लगा देते हैं, है ना। देखते होंगे ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बार बार कक्षा में फेल करते हैं। कारण क्या है, तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। उसको अलग से कुछ विशेष उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार के बालक के लिए ही मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेस शुरू की गई है। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे कम समझ पाते हैं, है ना, उनको अलग से समय दिया जाए 1 घंटा और उनको समझाया जाए। आगे कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस दोष को प्रवाह विहीन कहा जाता है। इस प्रवाह विहीनता के पिछड़ेपन के अतिरिक्त और भी बहुत से कारक हो सकते हैं। कह रहा है कि पिछड़ेपन और बुद्धि लब्धि में संबंध होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पिछड़े हुए बालकों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहीं भी बुद्धि लब्धि का प्रयोग नहीं होता, केवल शैक्षिक लब्धि का प्रयोग होता है। पिछड़ेपन में बुद्धि लब्धि का कोई स्तर निश्चित नहीं होता जिसके आधार पर पिछड़े बालकों का वर्गीकरण किया जा सके। पिछड़े हुए बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उनकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होता है जितना कुछ वह प्राप्त करने की क्षमता रखता है।
तो ये सारे जो बालक हैं वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आए गए। उनकी सारी विशेषताएं हैं, उतना वह प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ बालक पूर्णतया असफल रहता है। अगला पॉइंट है कि पिछड़े बालक केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी आयु वर्ग के बालकों से निम्न कोटि के नहीं होते, बल्कि ऐसे बालक जो होते हैं वो अपनी आयु वर्ग के बालकों से कम आयु के बालकों के साथ भी कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। इन बालकों की जो आईक्यू लेवल होती है, जो पिछड़े बालक होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 75 से 90 के बीच में होता है। जो सामान्य बालक होता है दोस्तों, है ना, उसका 90 से लेकर के 110 तक होता है। ठीक है, इसीलिए जो सामान्य बालक होता है उनके समझने की, सोचने की शक्ति ज्यादा होती है। कर ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है। इन बालकों का ध्यान, रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है। ये बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को कायम नहीं रख सकते। ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं मानते हैं और किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से विचार नहीं कर सकते और उस समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं थी दोस्तों, पिछड़े बालकों की विशेषताएं थी, आप इसको समझे। अब जो अगला पॉइंट है वो है पिछड़ेपन का कारण जानना भी बहुत जरूरी है ना, कि जो बालक पिछड़ा हुआ है आखिर इसका कारण क्या है। तो चलिए इसका कारण हम देख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए हम पीछे आ गए हैं, है ना, पिछड़ेपन का कारण देख लेते हैं। कह रहा है कि पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं। यही बात है, बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है ना, शारीरिक है, और बहुत सारे कारण हैं जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। पहला है आपका शारीरिक कारण, है ना। शारीरिक कारण भी हो सकता है पिछड़ेपन का, कि बालक असमर्थ हो पढ़ने में, सीखने में, है ना, या फिर बच्चे अच्छे तरीके से देख नहीं पाते होंगे, सुन नहीं पाते होंगे, चल नहीं पाते होंगे, है ना, या बोल नहीं पाते होंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। कह रहा है कि पिछड़ेपन का एक कारण बालक में शारीरिक दोषों का होना हो सकता है। इन शारीरिक दोषों के कारण वे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते और इन शारीरिक दोषों में निम्न प्रमुख है, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों में दोष हो गया हो, या बोलने में दोष है, या मस्तिष्क पर चोट लग गया है, या ग्रंथियों पर दोषपूर्ण कार्य है, या कमजोर स्वास्थ्य है ना, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा जो है दोस्तों कारण, वो है मानसिक कारण, है ना। मानसिक तनाव की वजह से, मानसिक कारण की वजह से भी बच्चा पिछड़ेपन का शिकार हो गया होगा। कह रहा है कि वैसे कम बुद्धि लब्धि पिछड़ेपन का कारण नहीं होता, लेकिन कई बार बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं। मानसिक कारणों से बुद्धि की कमी और अभिरुचि की कमी हो जाती है। बर्ट के अनुसार कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछेगा दोस्तों, कि किसके अनुसार कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण है, तो वो है बर्ट के अनुसार। व्यवहारिक रूप से ही यह बात अधिक उचित लगती है। अगला है कि वातावरण संबंधी कारण। पहला हम लोग देखें पिछड़ेपन के कारण में शारीरिक कारण, फिर है मानसिक कारण, और तीसरा है वातावरण संबंधी कारण, है ना, कि बच्चे किस वातावरण में जी रहे हैं। तो पिछड़ेपन के लिए वातावरण का योगदान भी किसी से कम नहीं होता है। बालक का समायोजन में वातावरण ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आखिर बच्चे की संगति कैसा है ना। आपके भी बच्चे को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चे जो आपके हैं, है ना, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में उसका फ्रेंड कौन है ना, वो कैसा है ना, ये बहुत जरूरी है ना। आखिर वो किसके साथ बैठता है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ आता है, किसके साथ जाता है, किसको पसंद करता है, क्या है, वो सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, है ना, कि उसका संगति कैसा है। सबसे बड़ी चीज होती है संगति। अगर बच्चे की अच्छे संगति में है तो वो फिर आगे चला जाएगा। जहां गलत संगति लग गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। आगे है दोस्तों पारिवारिक वातावरण। कह रहा है कि शैक्षिक रूप से विकसित परिवार के बालकों में पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, है ना। जो कह रहा है विकसित जो परिवार हो, है ना, जिसके परिवार क्या हो, पढ़े लिखे हो, सभी चीजों में क्या हो, आगे हो, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, सभी चीजों में अगर आगे है तो उसका बच्चा भी आगे होता है, क्योंकि घर के सभी सदस्य बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना, इसीलिए इस प्रकार के बच्चे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। कह रहा है कि यदि बालकों की आवश्यकताओं एवं उनकी रुचियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए तो पिछड़ेपन की समस्या को कम किया जा सकता है। बच्चे का रुचि भी ध्यान रखना है कि बच्चे की रुचि क्या है, खेलने में है, पढ़ने में है ना, क्या खाने में रुचि है ना। सिर्फ खाने में रुचि नहीं देखना है कि बच्चे को
पढ़ने में आखिर पढ़ाई भी तो कई तरीके का है। किसी बच्चे को साइंस पसंद है, किसी बच्चे को आर्ट्स पसंद है, किसी बच्चे को है ना म्यूजिक पसंद है, किसी बच्चे को ड्राइंग पसंद है, किसी बच्चे को खेलना पसंद है कि नहीं? तो ये रुचि भी जानना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की निरक्षर होना, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना बालकों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। ये सारे मुख्य कारण है बालकों के पिछड़ने का। इसीलिए हमें इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए, है ना। आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी हैं, स्कूल में बच्चे हैं, तो इस चीजों पर हमें गौर करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो है दोस्तों वो है स्कूल का वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल का वातावरण उस अनुसार बनाना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे हमेशा पॉजिटिव वे में रहे। स्कूल की परिस्थितियां बालक के पिछड़ेपन को बढ़ा सकती है। कहा है कि स्कूल में दोषपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण निम्नलिखित कारणों से होता है। स्कूल में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का प्रयोग, है ना। अगर पाठ्यक्रम ही दोषपूर्ण रहेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। और शिक्षण विधि ही अगर गलत है तो बच्चे क्या सीखेंगे और टीचर उनको क्या सिखाएंगे। शिक्षकों का विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया, है ना। विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया की वजह से भी बच्चे पिछड़ सकते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव है ना। एक बॉन्ड नहीं है शिक्षक और बच्चों के बीच में, ये बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। हर एक शिक्षक को बच्चे का नाम याद होना चाहिए, कौन सा बच्चा का क्या नाम है ना। ये सारे आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। कुछ भी जरूरत हो तो बच्चे के नाम से पुकारिए, ठीक है। बच्चे के दिमाग में भी लगेगा कि नहीं सर को मेरा नाम पता है कि नहीं। तो ये सब चीज होना चाहिए। आगे कह रहा है कि स्कूल में अनुशासनहीनता, है ना। स्कूल में अनुशासन नहीं है जिसकी वजह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। तो स्कूल में हमेशा अनुशासन बना करके रखना है। विद्यार्थियों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरणा करना, है ना। स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधि होते रहती है, कभी साइकिल रेस है, कभी पेंटिंग प्रतियोगिता है, कभी कुछ है ना। प्रत्येक सुरक्षित शनिवार होता है, उसमें बहुत सारा आपको पार्टिसिपेट में भाग लेना है ना। बहुत प्रकार की चीजें होते रहती है स्कूल में, तो उसमें हमेशा बच्चों को इन्वॉल्व कराना चाहिए, है ना। उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, है कि नहीं। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव, है ना, इनसे भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, इसके वजह से भी, है ना। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षणिक निर्देश की कमी, स्कूल में अनुपस्थित रहना, तो बहुत सारे कारण हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ने की संभावना रहती है। तो इन सभी चीजों पर, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े चीजों पर हमें हमेशा गौर करनी चाहिए। अगला कुछ है दोस्तों अन्य कारण, और भी कुछ कारण है ना। स्कूल का वातावरण हम लोग समझ लिए, वो आपको वातावरण संबंधी कारण समझ लिए, पारिवारिक वातावरण देख लिए, है ना, मानसिक कारण देख लिए, शारीरिक कारण देख लिए, कुछ और भी कारण हो सकता है। जैसे कि बालकों के पिछड़ेपन के लिए अन्य बहुत से कारण हैं जो अपना प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालकों पर डालते हैं। जैसे कि आस पड़ोस, है ना। अब आपके आस पड़ोस में किस प्रकार के लोग हैं ये भी प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो हमेशा आपके वहीं ही रहेंगे, है ना। और आस पड़ोस के बच्चे के साथ ही वो खेलेंगे, तो वहां का माहौल कैसा है ये देखना है। मित्र मंडली बच्चे का किस प्रकार से है। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, समाचार पत्र, क्लब, धार्मिक संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से बच्चे पर इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। कहा कि साधारणतः इनका प्रभाव उचित पड़ता है, लेकिन कई बार यही संस्थाएं बालकों को सही रास्ते से भटका देती है। देखिए आज के जमाने में मोबाइल, लैपटॉप, है ना, टैब, ये सभी चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, है ना, तो उसके हाथ में बड़का बड़का मोबाइल थमा दिया जाता है, ठीक है। और बच्चा क्या करेगा, वो बड़का बड़का मोबाइल का खाली पबजी खेलेगा, गेम खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना। तो इससे बच्चा क्या होगा, बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। इस मोबाइल का बहुत फायदा भी है और बहुत घाटा भी है। जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। अब जैसे हम इसका फायदा उठा रहे हैं, हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, टीवी पे पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो हम फायदा उठा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं। घर बैठे हम सब चीज कर लेते हैं और उससे हमें कुछ इनकम भी हो जाता है, ठीक है। उससे आपको ज्ञान भी मिल जाता है कि नहीं। हमको भी कुछ सीखने को मिलता है, आपको सीखने को मिलता है। तो इससे कितना चीजें फायदा का चीजें हैं, लेकिन इससे घाटा भी है ना। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जब समय बीत जाता है तब बच्चा को समझ में आता है कि मैंने तो समय बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान हमेशा देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को ज़्यादा मोबाइल ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से
मतलब दूर ही रखिए। एक टाइम फिक्स रहिए कि बच्चों को हमको 1 घंटा ही मोबाइल देना है और उसी में बच्चा को थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट अपना कर लेगा। आजकल फिजिकल बहुत कम हो रहा है ना, जितना भी चीज़ हो रहा है मानसिक सिर्फ हो रहा है ना। घर में बच्चा बैठे बैठे खाली गेम खेलेगा और खाली ये करेगा, है ना। आजकल तो बाहर निकल के गेम खेलता ही नहीं है। फुटबॉल क्रिकेट हम लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, है ना। यही कारण है कि आज के बच्चा शिथिल हो गया है ना, उतना नहीं रहा आज के बच्चा में। अगला पॉइंट है दोस्तों, पिछड़े बालकों की शिक्षा आखिर कैसे होनी चाहिए। अब बच्चे तो पिछड़ गए और उसकी शिक्षा के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए। कह रहा है कि स्टोन्स के शब्दों में, स्टोन्स जो महोदय कह रहे हैं कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। ये किसके अनुसार है? स्टोन्स के अनुसार। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, स्टोन्स के अनुसार। ये वाला आपको लाइन दे देगा, कहेगा कि ये किसके अनुसार है, तो पीछे स्टोन्स महोदय के अनुसार। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों कि कक्षा में शिक्षक को पिछड़े बालकों की उपस्थिति के कारण कई प्रकार का समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। कह रहा है कि अतः इन समस्याओं के निवारण के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल में शिक्षार्थी इन संबंध में क्या कर सकता है, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, है ना। पहला क्या है? व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और शिक्षक द्वारा दिया गया सामूहिक निर्देश समझ नहीं पाते हैं। अब सामूहिक रूप से बच्चे को समझा रहे हैं मैथ, बच्चा समझ ही नहीं रहा है ना, k+b के होल स्क्वायर क्या होता है कि नहीं। तो वही चीज है। कर इसके अतिरिक्त इसमें हीन भावनाएं भी विकसित होने लगती है। जब बच्चा को समझ में नहीं आएगा, है ना, और सभी बच्चा समझ जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा तो उसको लगेगा कि हम बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, है ना। सब बच्चा समझ गया, हम नहीं समझ पाए, क्या कारण है, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो उसमें हीन भावना भी धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। कह रहा है कि जिसके कारण ये बालक शिक्षक के पास जाते हुए झिझकते लगते हैं, है ना। फिर वो स्कूल भी आना धीरे धीरे करके बंद कर देता है ना। शुरू तो मतलब कि अपने दोस्त से मतलब अलग होना शुरू करेगा, शिक्षक से अलग होना शुरू करेगा और कुछ दिन के बाद स्कूल से भी आना छोड़ देगा। अतः इसकी ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर इन्हें पिछड़ेपन से मुक्त दिलाई जा सकती है ना। विशेष कक्षाएं का प्रयोग करके उसको सिखाया जा सकता है, अलग से कुछ उसको करवा करके उसको सिखाया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हस्त उद्योग। कह रहा है कि पिछड़े बालक चूंकि शैक्षणिक तौर पर पीछे रह जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। अतः उन्हें हस्त उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हस्त उद्योग का प्रशिक्षण देने की बात क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए, अगर इस प्रकार के बालक है ना, तो कुछ जो बालक होते हैं, मान लीजिए कि पढ़ने में उनको थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हस्त उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं जो हाथ से किया जाता है ना, उस प्रकार का उनको ज्ञान दिया जाता है, तो उसमें काफी आगे निकल सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, है ना, समाज में अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये भी होता है ना। ऐसा थोड़ी कि सब पढ़ के आईएएस बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना कि सब पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, है ना। उसमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे लोग नेता भी बनेंगे, बहुत सारे लोग, है ना, टीचर बनेंगे, बहुत सारे लोग बदमाश भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो देखना है कि हमको, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसको हम जिस रूप में ढालेंगे वो उस रूप में ढलते चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए बचपन से उसको ढालना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे बढ़ के वो एक अच्छा इंसान बन सके। कह रहा है कि इससे उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे किसी व्यवसाय को शुरू करके स्वयं को स्थापित कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि हस्त उद्योग का इसीलिए सिखाना चाहिए क्योंकि सभी लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं, है ना। हस्त उद्योग सिखा करके भी बच्चा बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस से ज्यादा पैसा आखिर आज के जमाने में किसी चीज में नहीं है। मुकेश अंबानी क्या कर रहा है ना, बिजनेस ही तो कर रहा है ना, है कि नहीं। जो भी आप देख लीजिए, सभी लोगों का बिजनेस है। नौकरी करके आप कितना कमाइएगा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना, उससे ज्यादा थोड़ी कमा सकते हैं। बिजनेस में अनलिमिटेड है कि नहीं। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल और विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से भी इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है ना। विशेष कक्षा का प्रयोग किया जाए, है कि नहीं। स्पेशल क्लास, इसीलिए तो स्पेशल क्लास शुरू किया गया था। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, है कि नहीं।
कह रहा है कि इन बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर दिया जाए तो शिक्षार्थी इनकी ओर विशेष ध्यान दे सकता है। लेकिन इस सुझाव की आलोचना भी की गई है। विद्वानों के अनुसार यह कदम मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। इससे पिछड़े बालकों को सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों से कुछ सीखने या उनका अनुसरण करने का अवसर कभी नहीं मिल पाएगा। आगे है कि उन्हें अलग करके इन्हें इस बात पर बार बार एहसास होता रहेगा कि वे पिछड़े हुए बालक हैं और उनमें हीन भावना विकसित हो जाएगी। तो ये भी कारण है ना। ये भी कह रहा है कि ये मनोवैज्ञानिक कारण है दोस्तों, कि अगर बच्चा को मान लीजिए कुछ 10 बच्चा है, उसमें से 2 बच्चा मतलब कि बहुत कमजोर है, अगर उसको अलग करके उसको पढ़ाया जाए तो उसके मन में आएगा कि हम बहुत कमजोर हैं, है ना, हमको सर अलग करके पढ़ा रहे हैं, है ना, है हम उसी के कैटेगरी में, है ना, हम भी हैं 5 में ही और वो भी 5 में है, लेकिन जो 8 बच्चा है वो तेज है, 2 बच्चा कमजोर है, उसको अलग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके मन में हीन भावना भी उत्पन्न हो सकती है ना। आगे पॉइंट कह रहा है कि विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, कह रहा है पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां सफल नहीं हो सकती। इसके लिए विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। इसकी विशेष शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्त कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, है ना। जो पिछड़े बालक है उसको पुस्तकीय ज्ञान के अलावे हस्त ज्ञान उनको ज्यादा देना चाहिए, है कि नहीं। पुस्तकीय ज्ञान उनको ज्यादा दिमाग में नहीं ढुकेगा, इसीलिए उनको हस्त ज्ञान देना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको देना चाहिए ताकि वो समाज में जी सके, बढ़ सके। आगे है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक का सहायता लेना, है ना। इस प्रकार के बच्चों के लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे भी हेल्प लिया जा सकता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं ली जा सकती है। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालकों और उनके माता पिता को उचित राय देकर उन्हें पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकते हैं। अगला है कि निर्देश सेवाओं की व्यवस्था। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए स्कूलों में निर्देशन सेवाओं का संगठन बहुत लाभकारी और प्रभावपूर्ण कदम हो सकता है। स्कूलों में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जा सकती है। इन सेवाओं का प्रचार पिछड़े बालकों के माता पिता तक भी किया जाना चाहिए, है ना। इन सेवाओं से बालक अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करके समान बालकों की पंक्ति में शामिल हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों पिछड़े बालक का समायोजन करने के लिए, कैसे उसका दूर किया जा सकता है, क्या कारण है, बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन किए हैं। अब यहाँ पर आपका जो थ्योरी का जो क्लास था वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। थ्योरी के अलावे अब हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न में दोस्तों आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। तो पहला का जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। बताइए फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बताइए क्या दुश्मनी है, लाइक तो कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर अभी देखेंगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। पहला का आप लोग जवाब दीजिए। सॉरी, प्रश्न कह रहा है कि जेंडर शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व के व्यवहार की किस धारणा को अभिव्यक्त करता है। बताइए जेंडर जो शब्द है दोस्तों ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व के व्यवहार की किस धारणा को व्यक्त करता है। आधुनिक धारणा, रूढ़िवादी धारणा, व्यवहारिक धारणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आधुनिक हम नहीं कह सकते हैं, व्यवहारिक भी नहीं कह सकते हैं, इसको रूढ़िवादी धारणा कह सकते हैं, है कि नहीं। ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा है दोस्तों कि मतलब जेंडर, है ना, इस पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व कहने का मतलब हुआ। अगला पॉइंट है आपका कि दूसरा पॉइंट है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण क्या है। बताइए महिलाओं की दयनीय स्थिति जो है इसका प्रमुख कारण मातृत्व सत्तात्मक समाज या पितृसत्तात्मक समाज या आधुनिक स्रोत या परंपरागत विकास। तो इसका जवाब तो सभी लोगों के पास है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आने वाला दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा का महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण जो है वो हो जाएगा पितृसत्तात्मक समाज। हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, है ना, इसलिए महिलाओं की दयनीय स्थिति
ये प्रमुख कारण है। तीसरा नंबर पॉइंट क्वेश्चन है कि सामाजिक पाशर्वीकरण का प्रमुख क्या है? बताइए, सामाजिक पाशर्वीकरण का प्रमुख क्या है? व्यक्तिगत पाशर्वीकरण, सामूहिक पाशर्वीकरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, सामाजिक पाशर्वीकरण में आ जाएगा व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि सामाजिक असमानता का जन्म होता है। सामाजिक असमानता का जन्म कहाँ होता है? त्वरित रूप में होता है, क्रमिक रूप में होता है, प्रवाह रूप में होता है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत सारे लोग देखिए इसका जवाब गलत देंगे, क्योंकि अधिकतर लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, जो आपका नहीं है। 4 का आंसर हो जाएगा क्रमिक रूप में, है ना। सामाजिक असमानता का जन्म जो होता है वो क्रमिक रूप में होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, है ना। हमारा नंबर है, मैं आपको दे देता हूं, 78 57 82 43 10। डेली 9 बजे से क्लास होती है ना, डेली आपकी 9 बजे से क्लास होती है, 9 PM से। और इसमें जुड़ने के लिए आपको चार्ज लगेगा, मैं आपको बता दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर, है ना। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप है। प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है? मैंने क्लास लेते समय आप लोगों को बताया था कि भारत में दिव्यांगता का प्रकार दोस्तों कितने प्रकार की है। 5 का आपका आंसर क्या होगा? तो 21 हो जाएगा आपका दिव्यांगता का प्रकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कथन दिया गया है ना, अभी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कह रहा है कि लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है ना। ये कथन है कि लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है, और कारण में कह रहा है कि असमान शक्ति संबंध व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है ना। देखिए यहां पर कह रहा है कथन दोस्तों कि लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों का उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर नंबर कह रहा है कि असमान शक्ति संबंध व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है, ये गलत है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ठीक है। इसका आर जो तर्क है दोस्तों वो गलत है और कथन सही है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर सवाल। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताइए, जाति व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह या स्पृश्यता। 7 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, वंशागत पेशा। जाति व्यवस्था की ये विशेषता नहीं है, वंशागत पेशा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि सामाजिक स्पष्टीकरण में के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं? बताइए, सामाजिक स्तरीकरण के दोस्तों कौन कौन से दुष्प्रभाव है? सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन, विद्रोह की संभावना, समाज में असुरक्षा की भावना, उपयुक्त सभी। 8 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। निम्नलिखित इन कारणों की पहचान करिए जो शारीरिक विकलांगता के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब शारीरिक विकलांगता के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है? मैंने बताया था आपको, रीढ़ की हड्डी में चोट ये तो जिम्मेदार होगा, मस्तिष्क की चोट ये भी जिम्मेदार होगा, दिमागी बुखार ये भी होगा। डी नंबर जो है दोस्तों ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका 9 का। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि दिव्यांगता को किस अधिनियम में प्रमाणित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा दिव्यांगता को किस अधिनियम में प्रमाणित किया गया है? अधिनियम 1929, अधिनियम 1955, अधिनियम 1995, अधिनियम 2016। 10 का हो जाएगा अधिनियम 1995, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है। 11 प्रश्न कह रहा है कि किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? बताइए, जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है, किस विद्वान ने माना है? हटन, मैक्स वेबर, मैकाइवर या फिर D.N. मजूमदार? 11 का हो जाएगा मैक्स वेबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? 12 का क्या होगा? 12 का क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताना है। केतकर द्वारा, डॉक्टर सक्सेना, नर्मदेश्वर या फिर मैक्स वेबर? 12 का हो जाएगा आपका केतकर के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 13 नंबर की जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि जाति शब्द का प्रयोग जो हुआ है ये ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है, ये बताना है ना। तो 13 का हो जाएगा आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना किसने? है ना, कौन से मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका नेसफील्ड ने आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेसफील्ड, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप ये नहीं समझिएगा कि यूनिट नंबर 7 से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है ना। इसके अलावा मैंने डीएलएड का बहुत सारा टेस्ट आप लोग को करवाए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वहाँ पर प्रधान शिक्षक डीएलएड करके आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप आराम से सभी डीएलएड को देख सकते हैं दोस्तों, है ना। बहुत सारे डीएलएड का टेस्ट हम लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि वीरस्टीड ने वर्गों के निर्धारण के कितने आधार बताए हैं दोस्तों? 10, 6, 7, 9, है ना। तो वीरस्टीड ने वर्गों के निर्धारण को कितने आधार बताए हैं? तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 आधार बताए हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में कार्यशील महिलाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, है ना। तो वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि घरेलू कार्यशील महिलाएं, दूसरा है नौकरी पेशा महिलाएं, तीसरा है श्रमिक महिलाएं। तो यही तीनों श्रेणियों में विभाजित किया गया है कार्यशील महिलाओं को दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि 17 नंबर सवाल है कि दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से कितने प्रतिशत अक्षम अनिवार्य है? तो दिव्यांगता के लिए तो सबको पता है कि कम से कम 40% है, तभी उसको दिव्यांग की श्रेणी में माना जाता है, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान अवस्थित है। बताइए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है दोस्तों? भोपाल में, मुंबई में, देहरादून में, नैनीताल में? तो 18 का हो जाएगा आपका देहरादून, उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण क्या है? अब मानसिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, कंसानुक्रम, शारीरिक, संवेगात्मक, सभी। तो मानसिक पिछड़ेपन के लिए सभी हो जाएगा, वंशानुक्रम, शारीरिक कारक और संवेगात्मक कारक उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल आपका कथन सवाल है और इसमें कह रहा है कि लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरक्षित किया गया है।
कारण में कह रहा है कि सभी स्त्रियां अपने परिवार तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है, एक समान रूप से असमान नहीं है। 20 का होगा, लिंग को स्त्री तथा पुरुष दोनों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया जाता है। ठीक है, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप में असमान नहीं है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा 20 का। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, कि दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। तो ये दोस्तों आज का ये टेस्ट रहा, टोटल 20 सवाल ही इसमें था, ज़्यादा नहीं था, है ना। इसके अलावा लेकिन मैंने आपको बहुत सारा टेस्ट करवाया हूँ, और भी आगे आप सभी का टेस्ट होगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो 1 तारीख से न्यू बैच शुरू होगी, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। सभी लोग, जितने भी पुराने लोग हैं, वहां पर फिर से रिवीजन आप लोग को करवा दिया जाएगा। और अभी मात्र उसमें दोस्तों 201 चार्ज है ना, ओनली 201 रुपीज उसमें चार्ज है ना। तो पे करना है आपको इस नंबर पे, और व्हाट्सएप हमें मैसेज कर देना है ना, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो पर्सनली आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये रहा, और जो हमारे नए शिक्षक हैं वो 399 उनका चार्ज लगेगा, और ये 31 मार्च तक दोस्तों आपको ये चार्ज है। इसके बाद दोनों में इंक्रीज हो जाएगा, है ना, दोनों का चार्ज बढ़ जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना है। गुड नाइट सभी लोगों को, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए डेली रात्रि में 9 बजे से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।